बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट एडवेंचर इमरान सीरीज, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। नाकामी नाकामी और सिर्फ नाकामी ही हमारे हाथ आ रही है। जिस तरफ देखो नाकामी ही नाकामी। आखिर वो लोग इंसान हैं या जादूगर जो तुम्हारे हाथ आने से पहले ही गायब हो जाते हैं? चीफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में और झिलाए हुए लहजे में अपने सामने बैठे चीकाई की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके सामने खामोश और सर झुकाए बैठा हुआ था। इस बार कुछ कामयाबी भी हुई है चीफ, चीकाई ने कहा। तुम्हारा इशारा याकूब और अहमद अली और शमसुद्दीन की गिरफ्तारी की तरफ है? चीफ ने गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। यस चीफ, इसने अस्बात में सर हिलाया। अहमक रहोगे, उनकी गिरफ्तारी से क्या फायदा हुआ? क्या वो जोड़ा पकड़ा गया? क्या इन लोगों के जरिए दूसरे एजेंट पकड़े जा सके, या इन लोगों ने कोई कारामद बात बताई है? बोलो, चीफ ने गुर्राते हुए कहा। नो चीफ, चीकाई ने अंकार में सर हिलाकर कहा। तो फिर तुम इसे किस बिना पर कामयाबी कहते हो? नॉनसेंस। ऐसी कामयाबी किस काम की जिससे असल मकसद पूरा ना हो सके, जिससे केस हल ना हो सके और जिसको सहारा बनाकर आगे ही बढ़ा ना जा सके, चीफ ने गुर्राकर कहा। वो अभी हमारे कब्जे में है चीफ, उनकी हालत नाजुक है। जैसे ही उनकी हालत संभलेगी हम उनसे हर मुमकिन तरीके से उगलवा लेंगे। उन्हें हमारी हर बात का सच सच जवाब देना ही पड़ेगा, चीकाई ने कहा। उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया तो वो अब क्या बताएंगे? ज्यादा से ज्यादा वो यही कहेंगे कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। वो ये तो नहीं बताएंगे कि इमरान और इसकी साथी लड़की आखिर कहाँ गए हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो भी ये नहीं जानते हैं कि इमरान और इसकी साथी लड़की यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, चीफ ने कहा। यस चीफ, हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोला हो। हम उनका माइंड स्कैन करेंगे तो शायद हकीकत मालूम हो जाए, उसने कहा। हो, जो भी है वो तुम्हारे ग्रुप्स के बस का रोग नहीं है। इमरान और इसकी साथी लड़की यहाँ किस लिए आए हैं और कहाँ हैं, अब ये मैं दूसरे तरीके से मालूम करूंगा। मैंने रेडली और चार्ली को बुलवाया है। वो इन लोगों के बारे में तुम सबसे ज्यादा जानते हैं और उनके पास इनके काम करने के अंदाज और इनकी कार्रवाइयों की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। इसलिए वो तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से उनके मुकाबले में आ सकते हैं और उन्हें ताबात से खोज कर निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वो इनके सामने आकर इनका मुकाबला भी कर सकते हैं और उनसे टकराकर इन्हें पाश पाश करने के फन से भी वो आगाह हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, चीफ ने कहा। आप मुझे एक और मौका दें चीफ, मैं इन पकड़े जाने वाले एजेंटों के माइंड स्कैन करूंगा तो वो सब कुछ उगल देंगे, चीकाई ने कहा। नहीं, मैंने इन तीनों के बारे में मुकम्मल कवायद हासिल कर लिए हैं। वो तीनों अहमक ताज़ा एजेंट बने थे, उन्हें तो जासूसी की अलिफ भी मालूम नहीं, चीफ ने सर हिलाया। लेकिन चीफ, मेरा ख्याल इसके बरक्स है, चीकाई ने कहा। वो क्या? चीफ ने पूछा। यही कि ये लोग वो नहीं हैं जो नजर आ रहे हैं, बल्कि बहुत गहरे और पक्के सीक्रेट एजेंट हैं, और हम इनकी जबान खुलवा सकें तो अहम मालूमात इन लोगों से हासिल की जा सकती हैं, उसने कहा। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? चीफ गुर्राया। मैं समझा नहीं चीफ, चीकाई ने बौखलाकर कहा। मैंने इनको टॉर्चर कराने और इनकी हालत का मुशाहिदा करने के बाद ही फैसला किया था कि वो रंगरूट हैं और कुछ भी नहीं जानते, और तुम हो के मेरी इस बात को झुटला देना चाहते हो, चीफ ने कहा। सॉरी चीफ, चीकाई ने कहा। जिस नाअहली का तुमने सबूत दिया है, इसी की वजह से वो एजेंट दारुल हुकूमत पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसका तकाजा यही है कि तुम्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दूं, मगर तुम सुलझे हुए और मेरे पुराने साथी हो, इसलिए मैं ऐसा करने से गुरेज कर रहा हूं। अब तुम या तुम्हारा कोई ग्रुप भी इस मामले में काम नहीं करेगा। ये काम रेडली और चार्ली खुद करेंगे। वो तुमसे राब्ते में रहेंगे। तुम्हें और तुम्हारे तमाम ग्रुप्स को इनकी हर कदम पर मुआवनत करनी है और उनके अहकामात पर इसी तरह अमल करना है जैसा तुम मेरे अहकामात पर करते हो, समझे तुम? चीफ ने गुर्राते हुए कहा। तो चीकाई ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। यस चीफ, चीकाई ने बुझे बुझे से लहजे में कहा। और कोई बात? चीफ ने सर्द लहजे में कहा। चीफ, क्या यह मुमकिन नहीं कि रेडली और चार्ली को मैं अपने ग्रुप मुहैया कर दूं और बाकी के ग्रुप्स के साथ मिलकर मैं अपना अलग काम करूं? चीकाई ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, चीफ ने कहा। जिस तरह से रेडली और चार्ली इमरान के बारे में जानते हैं, इसी तरह मैं भी इमरान से टकरा चुका हूं। मुझे भी इसके काम करने के अंदाज का इल्म है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन्हें एक और तरीके से तलाश कर सकता हूं, चीकाई ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो कैसे? चीफ ने पूछा।
वो लोग यहाँ जिस मकसद के लिए भी आए हैं, यहाँ यकीनन इनके मददगार भी मौजूद होंगे। मुझे बस आप एक बार इनके पकड़े जाने वाले अफराद की माइंड स्कैनिंग करने की इजाजत दे दें। मैं इनसे दूसरे एजेंटों का पता चलाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इमरान और इसकी साथी लड़की इनके ही ग्रुप के किसी साथी के साथ होंगे। इसका पता ठिकाना मिल गया तो हम पूरी कुव्वत से इमरान और इसके साथियों पर हमला कर देंगे और इन्हें इस बार किसी तरह बच निकलने का मौका नहीं देंगे। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं इमरान और इसके साथियों को कुचलने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा दूंगा और इन्हें हर सूरत ढूंढ कर ही रहूंगा। अगर आप मुझे रेडली और चार्ली के साथ मुंसलिक कर दें तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और मैं इनके साथ रहकर अपनी सलाहियतों का लोहा भी बनवा नहीं सकूंगा। आप जानते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहकर ज्यादा बेहतर तौर पर काम करता हूँ। किसी के साथ जुड़कर मेरी सलाहियतों को जंग लग जाता है और मैं सिर्फ हुक्म का गुलाम ही बनकर रह जाता हूँ। चीकाई ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो चीफ इसे गौर से देखने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इमरान और इसके साथियों तक पहुंच जाओगे और इन्हें पकड़ लोगे? चीफ ने कहा। यस चीफ, बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दें प्लीज चीफ, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, चीकाई ने कहा। ठीक है, तुम अपने चंद ग्रुप्स रेडली और चार्ली को दे दो और बाकी ग्रुप्स के साथ तुम अपने तौर पर इनकी तलाश का सिलसिला जारी रखो और इमरान को पकड़कर मेरे सामने लाओ। इस बार अगर तुम नाकाम रहे तो फिर मैं तुम्हें हर सूरत में सजा दूंगा और यह सजा मौत की सूरत में ही हो सकती है। समझ गए तुम? चीफ ने सर्द लहजे में कहा तो चीकाई के चेहरे पर रौनक सी आ गई। यस चीफ, मुझे मंजूर है चीफ। थैंक यू चीफ। चीकाई ने चीफ को अपना फैसला बदलते देखकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अब तुम दो अलग पार्टियों की हैसियत से काम करोगे। ना तुम्हारा ताल्लुक रेडली और चार्ली ग्रुप से होगा और ना इनका ताल्लुक तुम्हारे किसी ग्रुप से होगा। अलबत्ता जरूरत पड़ने पर तुम एक दूसरे से ताउन करोगे। मैं यही बात रेडली और चार्ली को भी बता देता हूँ। इस तरह कामयाबी का इम्कान बढ़ जाएगा। चीफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। यस चीफ, चीकाई ने कहा। इसलिए मैं इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो चीफ ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का एक बटन प्रेस कर दिया। यस, चीफ ने कड़क लहजे में कहा। रेडली और चार्ली आ गए हैं चीफ, दूसरी जानिब से कहा गया। 5 मिनट बाद भेज देना, चीफ ने कहा और एक बटन प्रेस करके इंटरकॉम ऑफ कर दिया। अब तुम जाओ और इनकी तलाश शुरू करा दो, चीफ ने चीकाई से मुखातिब होकर कहा। ओके चीफ, चीकाई ने कहा और उड़कर चीफ को मखसूस अंदाज में सलाम करता हुआ मुड़ा और तेज से कदम बढ़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। इसके जाने के 5 मिनट बाद 2 लंबे तरंगे और मजबूत जिस्मों वाले नौजवान आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों छटे हुए बदमाश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर करख्तगी के तासुरात और चेहरों पर चट्टानों जैसी सख्ती दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में जैसे खून भरा हुआ था। वो खूनख्वार दरिंदों जैसे दिखाई दे रहे थे जो सामने आने वाले शिकार को एक लम्हे में चीर फाड़ कर रख देते हैं। चीफ के इशारे पर कुर्सियों पर बैठ गए। आपने हमें याद किया चीफ, चार्ली ने कहा। हाँ, तुम लोगों की छुट्टियां एक बहुत ही अहम और फौरी हल के मतलाशी मसले के लिए कैंसिल कर दी गई हैं, चीफ ने कहा। आपका इशारा इस पुरस्कार जोड़े की जानिब है चीफ, जो हिल स्टेशन से फरार होकर यहाँ पर आया है, रेडली ने कहा। हाँ, शायद उनके बारे में तुम मुकम्मल तौर पर बाखबर हो, चीफ ने कहा। यस चीफ, हमारे पास उनके बारे में सारी मालूमात मौजूद हैं कि वो किस तरह से चीकाई और उसके ग्रुप को मुसलसल डॉज देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से मकामी एजेंटों की मदद से वाटर पाइपलाइन के जरिए तैरते हुए दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुके हैं, चार्ली ने कहा। गुड, इसी बात से अंदाजा कर लो कि वो लोग किस कदर ज़हीन और चालाक हैं, चीफ ने सर हिलाते हुए कहा। यस चीफ, वाकई तेज और इंतहाई शातिर एजेंट हैं और वो चीकाई के बस की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा फैसला किया है जो हमें बुला लिया है। हमें इमरान के पीछे मौत बनकर लग जाएंगे और इस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उसे कब्र में नहीं पहुंचा देते, रेडली ने कहा। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने तुम दोनों को खुसूसी तौर पर बुलाया है। तुम दोनों ब्राइटसन के सबसे ताकतवर, ज़हीन और फाल रुकन हो। तुम दोनों इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से भी पहले टकरा चुके हो, इसलिए तुम इनकी कारकर्दगी और सलाहियतों से बखूबी वाकिफ हो। तुम दोनों में ऐसी तमाम खूबियां मौजूद हैं कि तुम इनको बरवकार लाकर इमरान का मुकाबला कर सको और इसे शिकस्त दे सको, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, वो पहले हमारे हाथों से बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इमरान इस बार अपने साथ सिर्फ एक लड़की को लाया है। अगर इसके साथ पूरी टीम भी होती तो हम इनका मुकाबला भी कर सकते थे और इन सबको हलाक कर सकते हैं। इमरान और इसकी साथी लड़की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं रखते। एक बार हम इन तक पहुंच जाएं तो फिर इनकी मौत तय है। हम हर हाल में उसे हलाक कर देंगे, चार्ली ने कहा। क्या तुम्हें अंदाजा है
कि वो दोनों यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं? चीफ ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। यस चीफ, रेडली ने कहा तो चीफ बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ है कि वो दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? चीफ ने कहा तो वो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। हम इमरान से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं चीफ। जब से हमें इस बात का पता चला है कि इमरान अपनी एक साथी लड़की के साथ यहाँ पर आया है, हमने सरकारी सतह पर और दूसरे जराये से मालूम करना शुरू कर दिया था कि ताबात में ऐसा क्या हो सकता है जो इमरान जैसे इंसान के लिए दिलचस्पी का बायस हो और इमरान को यहाँ पहुंचने पर मजबूर कर सकता है। हमने इस पर अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और हम ये जान चुके हैं कि इमरान और इसकी साथी लड़की के आने का मकसद क्या है। रेडली ने कहा। बताओ, क्या मकसद है उनका यहाँ आने का? चीफ ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद भी ये जानने के लिए बेचैन हो कि आखिर इमरान और इसकी साथी लड़की ताबात में क्यों आए हैं। आप जानते हैं चीफ, रेडली ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चीफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। मैं जानता हूं? क्या मतलब? मुझे काफिरिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने कॉल करके बताया था कि इमरान और पाकिस्तानी एजेंट पहले की तरह एक बार फिर ब्राइटसन के खिलाफ काम करने आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ताबाती हुकाम की आशीर्वाद हासिल है। लेकिन मैंने जब तस्दीक की तो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कि ये लोग हमारे खिलाफ काम करने आए हैं या इनका ब्राइटसन ही हदफ है। मैंने हर मुमकिन तरीके से इनकी आमद के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं मिल सकी। चीफ ने कहा। नो चीफ, हम अभी इस बात पर कायम हैं कि आप उनकी आमद का मकसद बखूबी जानते हैं। चार्ली ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। आखिर तुम ये बात इस कदर वसूख से कैसे कह सकते हो? चीफ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके लिए मैं फाइनल कॉन्फ्रेंस का नाम लूं या फिर थर्ड पावर का? चार्ली ने कहा तो चीफ बुरी तरह से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए और वो इन दोनों की तरफ ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे ये दोनों माफूकुल फितरत हों या फिर उनके सरों पर अचानक सींग निकल आए हों। चीफ को इस कदर हैरत ज़दा देखकर वो बेख्तियार हंस पड़े। यस चीफ, आपने काफिरिस्तान, इसराइल और रूसिया के जिन एजेंटों से मुलाकात की थी और इनसे आपकी जो भी डील हुई थी उसकी सारी मालूमात हमारे पास मौजूद हैं। इन एजेंटों ने आपको बताया था कि काफिरिस्तान, इसराइल और रूसिया के 3 अहम रहनुमा, जिन्हें थर्ड पावर कहा जाता है, ताबात के किसी खुफिया मकाम पर फाइनल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को खुफिया रखने के साथ साथ आपको ताबात के ऐसे खुफिया मकाम का भी इंतखाब करना है जहां ये 3 सरबराहान अपने वफ्द के साथ सुकून से कॉन्फ्रेंस कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक फाइनल तारीख फिक्स करनी है। ताबात में इन तीनों ममालिक की मदद से एक ताकतवर मिसाइल स्टेशन बनाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये काम काफिरिस्तान, रूसिया और इसराइल से मिलकर करेंगे, लेकिन हमला नाकाम भी हो सकता है। इसलिए इन तीनों ममालिक ने सरकारी सतह पर यह काम करने की बजाय अपने अपने ममालिक के 3 बाइख्तियार अफराद को चुनकर इनकी थर्ड पावर बना दी है और इन्हें मिसाइल स्टेशन बनाने और वहां से पाकिस्तान को निशाना बनाने के तमाम इख्तियारात दे दिए हैं। थर्ड पावर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करना चाहती है। हमला नाकाम होने की सूरत में इन तीनों ममालिक के सामने नाम नहीं आएंगे, बल्कि इस हमले की सारी जिम्मेदारी थर्ड पावर पर थोप दी जाएगी, जिन्हें नए नामों से एक नई क्रिमिनल तंजीम के सरकर्दा अफराद के तौर पर सामने लाया जाएगा और इस तंजीम के तहत पाकिस्तान और दूसरे इस्लामी ममालिक में तबाही फैलाई जाएगी। यही तंजीम कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करेगी कि थर्ड पावर दुनिया से पाकिस्तान को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देगी। चूंकि किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि थर्ड पावर है क्या और इसके 3 सरबराह कौन हैं, इसलिए पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के एजेंट भी इन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। वो मुख्तलिफ ममालिक के रहने वाले हैं और उनकी शहरियत भी दूसरे ममालिक से है। वो थर्ड पावर के डायरेक्टरान की हैसियत से अलग अलग ममालिक में मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसें करते हैं और अपनी तंजीम को अहकामात देते हैं। इस बार उन्होंने फाइनल कॉन्फ्रेंस करनी है ताकि वो खुफिया मिसाइल स्टेशन से पाकिस्तान को निशाना बना सकें। चूंकि ब्राइटसन की तवज्जो से वो एक मिसाइल स्टेशन तबात की खुफिया पहाड़ियों में बना चुके हैं और वहां मिसाइल भी नस्ब कर चुके हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपके जिम्मे है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में वो हतमी ऐलान करेंगे कि फला तारीख को वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए मिसाइल स्टेशन से मिसाइल छोड़ देंगे और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपने थर्ड पावर के डायरेक्टरान के लिए फाइनल कॉन्फ्रेंस के लिए जगह का भी इंतखाब कर दिया है और वहां कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने के साथ साथ उनकी हिफाजत का फूल प्रूफ बंदोबस्त भी कर दिया है। ये बात आपने किसी को भी नहीं बताई है,
यहाँ तक कि आपने चार्ली को भी टाल दिया था कि रूसिया खुफिया तौर पर ताबात में एक मिसाइल स्टेशन कायम करना चाहता है और एक लेबॉर्ट्री भी बनाना चाहता है, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि इमरान और इसकी लड़की, साथी लड़की के यहाँ आने पर का क्या मकसद हो सकता है। रेडली ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर चीफ का रंग जर्द हो गया और उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया? ये सब तो टॉप सीक्रेट था, सिवाय मेरे इन बातों के बारे में कोई भी नहीं जानता था, चीफ ने हिकलाते हुए कहा। हम आपके बेहद करीब हैं चीफ, आपने हमें भी इन सब बातों से दूर रखा हुआ था। हमें भी शायद पता ना चलता, लेकिन जब आपने हमसे ब्लैक, ग्रीन और रेड ग्रुप को अलग अलग किया था और उन्हें खुफिया तौर पर मुंतकिल कर दिया था, तब से हम खटक गए थे। तीनों ग्रुपों के इंचार्ज हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं और हम इनकी गर्लफ्रेंड से भी काफी क्लोज थे। इन ग्रुप्स के इंचार्जों ने हमसे राब्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से मुसलसल राब्ते में रहते थे और खुफिया तौर पर उनसे मिलने उनके फ्लैटों में भी आते थे या फिर उन्हें अपने पास बुला लेते थे। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात ब्लैक ग्रुप के इंचार्ज जेटली की गर्लफ्रेंड से हो गई। वो हमसे छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे घेर लिया और फिर जब हमने अलग ले जाकर उससे बात की और जेटली के बारे में पूछा तो उसे हमें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हम इस पर जोर नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर इसने क्लब में हमारे साथ रेड ड्रिंक लिया। रेड ड्रिंक की वो बेहद शौकीन थी। उसे पूरी 2 बोतलें पी ली थी, जिससे वो मुकम्मल तौर पर आउट हो गई थी और फिर इसने हमें खुद ही सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। पहले हमने सोचा कि आपसे बात की जाए, लेकिन फिर हम खामोश हो गए कि आपका पर्सनल मामला है कि आप किस ग्रुप को किस काम पर लगाते हैं। बहरहाल हमें सारी तफसील जेटली की गर्लफ्रेंड से मालूम हुई है, जिसे जाहिर है कि जेटली ने ही बताई होंगी। चार्ली ने सारी तफसील बताते हुए कहा। ये जेटली इंतहाई नॉनसेंस है। मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो ये सब बातें अपने तक महदूद रखे, और जब तक कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती और सारे मामले ठीक नहीं हो जाते, तब तक ना तो वो शहर में आएगा और ना ही अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलेगा। लेकिन उसने मेरे हुक्म की तामील नहीं की और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने शहर आता रहा और इसे भी अपने पास बुलाता रहा। उसने ये सब करके मेरे अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं उसे इस नाफरमानी की सख्त से सख्त सजा दूंगा, चीफ ने गुर्राते हुए कहा। यस चीफ, जिस तरह से इसकी गर्लफ्रेंड रेड ड्रिंक पीकर हमारे सामने आउट होकर सब कुछ बता सकती है, अगर ये सब इसने किसी और को बता दिया तो फिर आपका सारा सीक्रेट ओपन हो जाएगा। इसे हमने एहतियातन नशे ही की हालत में इस लड़की को गायब कर दिया है, ताकि ना जेटली इससे राब्ता कर सके और ना ही वो किसी और को ये सब कुछ बता सके, रेडली ने कहा। ओह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। उसे छुपाने से बेहतर होता तुम उसे हलाक कर देते, चीफ ने कहा। नो चीफ, वो मुहिब्बे वतन है और जेटली की पसंदीदा लड़की है। अगर हम उसे हलाक करते तो इस बात का जेटली को इल्म हो जाता तो वो हमसे नाराज हो जाता, इसलिए हमने उसे अंडरग्राउंड कर दिया है और उसके साथ साथ बाकी ग्रुप्स के इंचार्जों की गर्लफ्रेंड से भी मालूमात हासिल की हैं, लेकिन उनमें से कोई अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली है। सिर्फ जेटली ही ये सब करता रहा था, चार्ली ने कहा। बहरहाल जेटली ने गलती तो की है, उसे इस गलती की सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी इसे कुछ ना बताना। जब काम खत्म हो जाएगा और हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, तब मैं खुद इसे बात करूंगा और सजा दूंगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, इन दोनों ने एक साथ कहा। अब जबकि तुम दोनों को असल बात का पता चल गया है, तो फिर तुम्हें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि इमरान और इसकी साथी लड़की इस कॉन्फ्रेंस को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बेहद खतरनाक हैं। उन्हें हमें हर हाल में इस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने से रोकना होगा और यह अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, चीफ ने कहा। यस चीफ, आप फिक्र ना करें। इमरान और इसका कोई साथी भी इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज नहीं कर सकेगा। हम इन्हें पहले ही घेर लेंगे और अब इस मामले को हम संभाल लेंगे, चार्ली ने कहा और चीफ ने इस बात पे सर हिला दिया। दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट के गिर्द जरूरत से ज्यादा और इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी कायम थी और खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई थी कि खुसूसी इजाजतनामे रखने वालों के अलावा किसी भी फर्द का एयरपोर्ट की हदूद में दाखिला बंद था और मुसल्लह फौज इस पर सख्ती से अमल करा रहे थे। एयरपोर्ट को अचानक ही आम मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया था। बंद करने की कोई खास वजह नहीं बयान की गई थी, सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के तहत इसे बंद करने का कहा गया था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट का इलाका ममनुआ इलाका करार दे दिया गया हो और अब वहां सिविलियन का दाखिला नामुमकिन बन गया हो। एयरपोर्ट की 4 दीवारी से बाहर एयरपोर्ट की हदूद में पुलिस पार्टियां गश्त कर रही थी
और थोड़े थोड़े फासले पर पुलिस के मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे जो किसी भी फर्द को एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। जूलिया और इमरान एक तारीख गली में खड़े इस सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इनके नजदीक ये सख्त तरीन हिफाजती इकदाम थे और इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर दाखिला बज़ाहिर नामुमकिन बनकर रह गया था। अब क्या करना है? यहाँ तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, जूलिया ने पूछा। फिक्र ना करो, हम जो करना चाहते हैं वो करके वापस जाएंगे। हमारे रास्ते में फौज तो क्या कोई भी नहीं आ सकता, इमरान ने कहा और इस तरफ नजरें जमा दी जिस तरफ से एक फौजी जीप आ रही थी। इस जीप में एक कर्नल और एक मेजर के अलावा 2 फौजी और भी सवार थे और पूरी तरह से मुसल्लह थे। फौजी जीप वहां मौजूद मुसल्लह अफराद के पास से आहिस्ता रफ्तार से गुजरती चली गई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर देखा था कि कर्नल ने मुसल्लह अफराद को बड़ी सख्ती से अलर्ट रहने के लिए कहा था। जीप आगे चली गई और वो इस वक्त तक इसे देखते रहे जब तक इसकी टेल लाइट नजरों से ओझल ना हो गई। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस फौजी जीप को देखकर इमरान के जहन में एयरपोर्ट में दाखिल होने की एक तरकीब उभर आई थी। इस वक्त वो एक ऐसी गाड़ी में सवार थे कि जिसको 2 घंटे पहले एक बार के सामने से उड़ाया गया था और जिसके मालिक के बारे में यकीन कर लिया गया था कि वो रात के आखिरी पहर से पहले बार से बाहर नहीं निकलेगा। इनके पास जरूरी असलहा भी मौजूद था और इमरान ने 2 घंटे में अपनी रिहाइशगाह से एयरपोर्ट तक आने जाने के बहुत से रास्ते जूलिया को जहन नशीन करा दिए थे ताकि अगर उसे तन्हा वापस जाना पड़े तो उसे दुश्वारी ना हो। जिस जगह वो खड़े थे इस जगह से वो अपने जहन में उभरने वाली तरकीब को अमली जामा ना पहना सकता था, इसलिए उसने वो जगह छोड़ देने का फैसला किया था। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके उसने गाड़ी घुमाई और उसे दूसरी गली में डाल दिया। ये गली एयरपोर्ट के इस हिस्से की तरफ निकलती थी जो तारीख और वीरान पड़ा था। यहाँ पर खुदरू घास और पौधे दूर तक फैले हुए थे। चूंकि रनवे पर टेक ऑफ करने वाले जहाज नीची परवाज से बुलंदी की जानिब बढ़ते थे, इसलिए ये जगह पहाड़ी जगह आबादी या किसी इमारत से खाली रखी गई थी। वीरान हिस्से से निकलकर इमरान ने गाड़ी मेन रोड पर लाकर रोक दी। फिर इंजन बंद करके उकबी सीट के पायदान के नीचे बने हुए खुफिया खाने से उसने एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और सड़क की दूसरी जानिब मौजूद पौधों और घास में घुसता चला गया। ये जगह उसकी गाड़ी से सिर्फ दो गज के फासले पर थी। जूलिया इमरान के कहने पर कार के पास ही खड़ी होकर इर्द गिर्द के इलाके पर नजर रख रही थी। तकरीबन 20 मिनट के इंतजार के बाद दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नजर आई। फिर वो बड़ी तेजी से करीब आती चली गई। अब जूलिया और गाड़ी दोनों ही रोशनी की जद में थी। रोशनियां करीब आती चली गई। ये एक खुली जीप थी जिसमें एक कर्नल और 2 फौजी सवार थे। जीप जूलिया से 10 फीट के फासले पर रुक गई और वो तीनों जीप से उतरकर जूलिया की तरफ बढ़ने लगे। दोनों फौजियों ने मशीन गन संभाल ली थी जिनके रुख जूलिया की जानिब थे। वो जूलिया के करीब जाकर रुक गए। अब वो आमने सामने खड़े हुए थे। इमरान ने अच्छी तरह से जायजा लिया। जीप में सिर्फ यही 3 अफराद थे और इस वक्त काफी दूर तक किसी सिपाही या गाड़ी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इमरान तेजी से मगर बेआवाज तरीके से फौजियों की जानिब बढ़ने लगा। वो जूलिया से पूछगछ कर रहे थे और जूलिया बड़ी इत्मीनान से उनके सवालों के जवाब दे रही थी। इमरान उनके सरों पर जा पहुंचा। फिर उसके खामोश रिवॉल्वर से एक के बाद दीगर 2 फायर हुए और दोनों फौजी एक लम्हे के फर्क से आवाजें निकाले बगैर जमीन पर गिर पड़े। कर्नल बड़ी तेजी से मुड़ा। फिर उसने तेजी से होल्स्टर में लगा रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की मगर इमरान की गुर्राहट ने उसे साकित कर दिया। इधर रिवॉल्वर होल्स्टर से बाहर आया, उधर तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हुआ, इमरान ने बड़े खूंखार लहजे में कहा। कौन हो तुम? कर्नल ने होल्स्टर से हाथ हटाते हुए पूछा। मौत से ये नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो, इमरान कुर्राया। बकवास मत करो, 2 फौजियों को हलाक करके तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और अब अपने जुर्म को मजीद मत बढ़ाओ, कर्नल ने फौजी लहजे में कहा। फिर क्या करूं? इमरान ने पूछा। खामोशी से असलहा मुझे देकर खुद को कानून के हवाले कर दो, कर्नल ने कहा। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं एक गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूं, इमरान ने जहरखंद लहजे में पूछा। ये और भी बुरा होगा, कर्नल ने कहा। क्यों वक्त जाया कर रहे हो? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, तो ये नागन तुम्हारी साथी है? कर्नल ने चौंक कर कहा। हाँ, और अब ये तुम्हें काटने वाली है। इसका कांटा पानी नहीं मांगता, इमरान ने कहा तो कर्नल चौंका। फिर उसे बड़ी तेजी से सर जूलिया की जानिब घुमाया था। अंदाज ऐसा ही था कि जैसे वो जूलिया की जानिब से किसी हमले का मुंतजिर हो, मगर वो इमरान की चाल थी। जैसे ही कर्नल ने सर घुमाया, रिवॉल्वर का दस्ता इसकी कनपटी पर पड़ा। नपी तुली जर्ब थी
इसलिए पहले ही जर्ब इसके हवास मुख्तल हो गए और वो कटे हुए शतीर की तरह जमीन की जानिब गिरने ही लगा था कि इमरान ने उसे संभाल कर गाड़ी के उकबी हिस्से की तरफ ले जाकर डाल दिया। फिर उसे बड़ी तेजी से दोनों फौजियों की लाशों को उठाकर दूर झाड़ियों के उकुब में फेंका था। फिर इनकी मशीन गनें गाड़ी में डाल दी थी और सड़क पर पड़े खून को झाड़ियों और पौधों के खुश्क हिस्सों से साफ करने लगा। चंद लम्हे बाद सड़क साफ थी। सड़क इस हद तक साफ हो गई थी कि किसी गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी में भी खून के धब्बे तक नजर नहीं आ सकते थे। यह और बात थी है कि दिन की रोशनी में वो वाज़ेह तौर पर नजर आ जाते। फिर इमरान ने कर्नल की वर्दी उतारी और अपने चुस्त जिस्म पर पहन ली। फिर चेहरे के मेकअप में मामूली सी तब्दीली की और बेहोश कर्नल को उठाकर उसके साथियों तक लेकर गया। उसने दूसरे फौजियों की पट्टियां खोलकर कर्नल को बांधा और फिर इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में कर्नल ने चीखते हुए आंखें खोल दी। ये तुम क्या कर रहे हो? नॉनसेंस! तुम आखिर हो कौन? होश में आती कर्नल ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, तुम्हारा नाम कर्नल हेडली है? इमरान ने इसकी बात सुने बगैर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसने कर्नल का नाम इसकी शर्ट पर लगे बैज से देखकर बताया था। हाँ, मैं कर्नल हेडली हूं, उसने कहा। किस रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हो? इमरान ने पूछा। क्या मतलब? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? कर्नल हेडली ने गुस्सीले लहजे में कहा। दूसरे लम्हे उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए साइलेंसर लगे रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा था। कर्नल हेडली का गाल फट गया और वो हलक के बल चीख रहा था। बताओ, वरना तुम्हारी बोटियां उड़ाकर रख दूंगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मेरा ताल्लुक किसी रेजिमेंट से नहीं है, मैं स्पेशल सिक्योरिटी सर्विसेज से और सिक्योरिटी का इंचार्ज हूं, कर्नल हेडली ने इमरान के लहजे में सर्द मोहरी देखकर खौफ भरे लहजे में कहा। क्या तुम पूरे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज हो? मेरा मतलब है कि अंदर और बाहर जितनी भी सिक्योरिटी है, अब सबकी तुम पर जिम्मेदारी है, इमरान ने चौंक कर कहा। नहीं, मैं सिर्फ बैरूनी सिक्योरिटी इंचार्ज हूं। एयरपोर्ट से बाहर जितनी भी सिक्योरिटी है मेरे अंडर है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कर्नल साकी की है, कर्नल हेडली ने जवाब देते हुए कहा। इमरान इससे अपने मतलब के सवालात करता रहा। कर्नल हेडली किसी सवाल का जवाब देने से हिचकिचाता या खामोश होता तो इमरान इसके मुंह पर गन का दस्ता मार देता, जिससे कर्नल हेडली की हालत खराब हो जाती और वो इसके सामने सच बोलने पर मजबूर हो जाता। जब इमरान ने इससे अपने मतलब की सारी मालूमात हासिल कर ली तो उसने कर्नल हेडली को गोली मार दी। उसने कर्नल हेडली के सर में गोली मारी थी। कर्नल हेडली को चीखने और तड़पने का मौका भी ना मिला और वो हलाक हो गया। इमरान ने इसकी लाश वहां मौजूद झाड़ियों में छुपाई और फिर वो जीप की तरफ बढ़ा जहां जूलिया खड़ी थी। अब मैं तुम्हें इसी सड़क पर छोड़ देता हूं जहां पहले मौजूद थे, इमरान ने कहा। और तुम? जूलिया ने पूछा। तुम्हें वहां छोड़कर मैं इसी जीप में राउंड करूंगा ताकि रूटीन वर्क जारी रहे, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने अस्बात में सर हिला दिया। इमरान ने प्लास्टिक मास्क मेकअप कर रखा था। उसने अपने चेहरे को उंगलियों से प्रेस करना और फिर हथेलियों से मखसूस अंदाज में थपथपाना शुरू कर दिया तो उसका चेहरा हैरत अंगेज तौर पर बदलता चला गया। कुछ ही देर में उसका चेहरा बिल्कुल कर्नल हेडली जैसा बन चुका था। अब ठीक है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन कर्नल हेडली का जिस्म भारी था और इसका कद काट भी तुमसे मुख्तलिफ था, जूलिया ने कहा। हाँ, लेकिन अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा, इमरान ने कहा और फिर जीप लेकर इस सड़क की तरफ रवाना हो गया जहां वो पहले जूलिया के साथ मौजूद था। उसने जूलिया को इस सड़क के किनारे पर छोड़ा और फिर वो जीप लेकर एयरपोर्ट जाने वाली मेन सड़क पर आ गया और जीप को सीधा एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ बढ़ाता चला गया। मेन गेट के पास पार्किंग लॉट में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। इनमें फौजी जीपें भी थीं और ट्रक भी। उसे जीप पार्क की और पार्किंग लॉट से निकलकर गेट की जाने बढ़ने लगा। गेट पर कई सादा लिबास वाले मौजूद थे, मगर इनमें से किसी ने भी इस पर नजर नहीं डाली थी। वो आराम से चलता हुआ ऊपर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ा। वहां इसकी तरह कई फौजी ऑफिसर आ जा रहे थे। वो आराम से जीने तय करता हुआ गैलरी में जा पहुंचा। यह एक फौजी निगरानी पर मामूर था और पूरी गैलरी खाली पड़ी थी, मां सिवाय इस सादा लिबास वाले की जो फौजी के पास खड़ा हुआ था। फौजी ने इसे बड़े जोर से सैल्यूट मारा। इमरान ने फौजी अंदाज में सैल्यूट का जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कर्नल हेडली की आवाज में पूछा। ऑल ओके सर, फौजी ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। और आप क्या कहते हैं? इमरान ने सादा लिबास वाले से पूछा तो वो समझ गया कि वो किसी एजेंसी या फिर ब्राइटसन तंजीम का ही आदमी हो सकता है।
क्योंकि वो इन फौजियों से कतई मुख्तलिफ और बदमाश टाइप का आदमी दिखाई दे रहा था। फिलहाल तो सब ठीक है सर, सादा लिबास वाले ने कहा। ठीक ही रहेगा, हमारी सिक्योरिटी सख्त तरीन है, इमरान ने कहा। इसने नौजवान के सीने पर लगे हुए बैज से उसका नाम देख लिया था। उसका नाम हैरिल था। जी हाँ, इसलिए मेरा चीफ भी मुतमईन है, हैरिल ने जवाब दिया। वॉशरूम्स और दूसरी जगहों को चेक किया, इमरान ने पूछा। आधे घंटे पहले मैंने चक्कर लगाया था, इस वक्त तक सब ठीक ठाक था, हैरिल ने कहा। मेरे साथ आओ, एक बार फिर वहां का चक्कर लगा लेते हैं। सिक्योरिटी के मामले में मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है, इमरान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कर्नल हेडली से इसे मालूम हो गया था कि वो बैरूनी सिक्योरिटी का इंचार्ज जरूर था, लेकिन चूंकि इसका रैंक कर्नल का था, इसलिए वो एयरपोर्ट के अंदर जाकर हर किस्म की चेकिंग कर सकता था। एयरपोर्ट के किसी हिस्से में जाने से इस पर किसी किस्म की कोई रोक टोक ना की जा सकती थी। हैरिल इसके साथ चल रहा था। इमरान ने दानिस्ता रफ्तार कम करके इसे आगे बढ़ने का मौका दिया था, क्योंकि इसे इल्म नहीं था कि वॉशरूम किस जानिब है। हैरिल के साथ वो वॉशरूम में पहुंचा। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला था। इमरान की हिदायत पर वो वॉशरूम चेक करने लगा और फिर जैसे ही हैरिल ने आगे बढ़कर तीसरे वॉशरूम में झांका, इमरान का हाथ हरकत में आ गया। दूसरे ही लम्हे हैरिल औंधे मुंह वॉशरूम के फर्श पर गिरता चला गया। इमरान ने पैर से उसकी कनपटी पर एक जरब लगाई ताकि वो 2 घंटे से पहले होश में ना आ सके। फिर उसे अंदर डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया था। अब वो फिर गैलरी की जानिब बढ़ रहा था और दरवाजे पर ही रुककर इसने फौजी को अपनी जानिब मुतवज्जा करके बुलाया। वॉशरूम में एक आदमी बेहोश पड़ा है, इमरान ने वॉशरूम की जानिब इशारा करते हुए सर्द लहजे में कहा और फौजी मशीन गन संभाले वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगा। फिर जैसे वो वॉशरूम वाले हिस्से में घुसा, इमरान की जेब से निकलने वाले खामोश रिवॉल्वर की सुर्ख जबान लपकी। शोला नाल की से निकलकर फौजी की खोपड़ी में डूबता चला गया। दूसरे ही लम्हे फौजी फर्श पर गिरता चला गया। इमरान ने वॉशरूम वाले हिस्से से निकलकर दरवाजा बंद किया और जेब से मोड़ा तोड़ा तार निकालकर उसकी मदद से दरवाजे का लॉक लगा दिया। अब बगैर चाबी के दरवाजा नहीं खुल सकता था। तार अपने लिबास की जेब में डालकर वो गैलरी की जानिब पलट आया। नीचे अब एक रनवे की लाइटें रोशन हो गई थी और उसके गिर्द फौजी खड़े हो गए थे। इमरान ने आसमान पर नजर डाली। फिलहाल आसमान साफ था, दूर तक कोई तैयारा नजर नहीं आ रहा था और ना ही किसी तैयारे के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही फिजा में किसी तैयारे की गूंज सुनाई दी और एक लम्हे बाद ही एक फौजी तैयारा फिजा में नजर आने लगा। चंद लम्हे बाद तैयारा उसी रनवे पर उतर गया जिसकी लाइटें रोशन हुई थी और जिसके गिर्द फौजी खड़े हुए थे। ये स्याही साख्त का फौजी तैयारा था। इमरान ने जेब से ताकतवर तरीन स्पाई कैमरा निकाल लिया। ये कैमरा रात के अंधेरे में भी इसी तरह तस्वीरें ले सकता था जैसे दिन की रोशनी में कोई कैमरा तस्वीरें ले सकता है। इसने तैयारे की 2-3 तस्वीरें उतार ली। फिर जैसे तैयारे से मुसाफिर बाहर आने शुरू हुए, उसकी उंगली कैमरे के बटन पर हरकत करने लगी। वह आने वालों की लम्हे लम्हे की तस्वीरें ले रहा था। रूसी तैयारे से उतरने वाले जब एक बंद फौजी गाड़ी में बैठ गए तो इमरान ने कैमरा आंख के पास से हटा लिया था, मगर चंद लम्हे बाद उसे फिर से कैमरा संभालना पड़ गया था। इस बार उस स्याही तैयारे वाले रनवे की लाइट्स बुझ गई थी और उसके करीब ही दूसरे रनवे की लाइट्स रोशन हो गई थी। इस रनवे के गिर्द भी फौजी नजर आ रहे थे। देखते ही देखते एक और फौजी तैयारा इस रनवे पर उतरता चला गया। ये इसराइली तैयारा था। इस तैयारे पर इसराइली फिजाइया के निशानात साफ देख नजर आ रहे थे। इमरान तैयारे और इससे उतरने वालों की तस्वीरें लेता रहा जब तक वो एक बंद फौजी गाड़ी में ना बैठ गए। फिर कैमरा संभाल कर बहिफाजत लिबास के अंदरूनी हिस्से में महफूज करके वो मुड़ा, लेकिन मुड़ते ही वो साकित हो गया। उसके उकुब में एक सादा लिबास वाला और एक मुसल्लह फौजी खड़े हुए थे। फौजी की मशीन गन का रुख इमरान की जानिब था, जबकि सादा लिबास वाले के होंठों पर सफाक सी मुस्कुराहट थी और आंखों से कीना तोजी झलक रही थी। क्या हो रहा था कर्नल? सादा लिबास वाले ने पूछा। इमरान ने उसकी शर्ट पर लगे हुए बैज पर नजर डाली। उस पर उसका नाम सी कॉन्ग लिखा हुआ था। मेहमानों की हिफाजत, इमरान ने कहा और 2 कदम आगे बढ़ गया। इसी जगह ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा, अचानक उसके साथ खड़े फौजी ने चीख कर कहा तो इमरान ठिठक गया। यस कर्नल, ये तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा, इसीलिए अपनी जगह खड़े रहो और स्पाई कैमरा निकालकर मुझे दे दो, सी कॉन्ग ने कहा। क्या मतलब? कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? इमरान ने पलट कर इंतहाई सर्द और गुस्सीले लहजे में कहा। तो फौजी गड़बड़ा कर रह गया। बस एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो हटी थी।
और ये एक लम्हा ही इमरान के लिए काफी था। उसने बिजली जैसी तेजी से जस्ट लगाई थी। फिर उसकी दोनों लातें मुसल्ला फौजी के सीने पर पड़ी थी। फौजी उल्टा और उड़ता हुआ गैलरी के कदे आदम शीशे से जा टकराया और इसे तोड़ता हुआ दूसरी जानिब गिरता चला गया। उसकी चीख बड़ी करबनाक थी। इमरान फर्श पर गिरा था। फिर गिरते ही बिजली किसी तेजी से वो जस्ट लगाकर वहां से हट न जाता तो सी कॉन्ग की चलाई हुई गोली इमरान की खोपड़ी में घुस जाती। सी कॉन्ग ने दूसरा फायर किया था मगर यह भी खाली गया। फिर तीसरे फायर से पहले इमरान के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली सी कॉन्ग के सीने में घुसती चली गई। सी कॉन्ग लुढ़खुड़ाकर गिरता चला गया। ठीक इसी लम्हे जीनों की जानिब से शोर सुनाई दिया। इमरान ने पलट कर देखा और चौंक पड़ा। जिस समय सनसनी सी दौड़ गई थी। जीनों की जानिब से 6-7 मुसल्ला फौजी इसी जानिब दौड़ते चले आ रहे थे। उनमें सबसे आगे एक और सादा लिबास वाला आदमी था। इमरान ने बड़ी तेजी से वॉशरूम वाली सिमत में जस्ट लगाई। ठीक इसी लम्हे फौजियों के हाथों में दबी हुई मशीन गनें गरजने लगी। फिजा शीशे टूटने की पुरशोर आवाज के साथ ही एक इंसानी चीख से गूंज उठी और इमरान टूटे हुए शीशों पर गिरकर लुढ़कता चला गया। फिजा में खतरे के सायरन बड़ी तेज आवाजों से बजने लगे थे और फिर चारों तरफ से फौजियों के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।